Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट चैप्टर के सारे केस स्टडीज के बारे में। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे केस स्टडीज मिल जाएंगे और आप सबको पहले से ही पता होगा कि केस स्टडीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे एमसीक्यू पैटर्न हो, चाहे सब्जेक्टिव पैटर्न हो या फिर नॉर्मल पैटर्न हो, हमेशा केस स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ाने के लिए भी केस स्टडी बहुत जरूरी होते हैं। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियोस में नोटिस किया है, प्रीवियस वीडियोस बोले तो ये केस स्टडीज वाली, कि स्टूडेंट्स ना उनको स्किप कर देते हैं, पूरा चैप्टर देखते हैं, उन पे व्यूज बहुत सही होते हैं, लेकिन केस स्टडी वाली वीडियो पे व्यू नहीं सही होते। क्यों भाई? जो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। वाओ, बड़े सही कर रहे हो, गलत बात है। तो तुम्हें ये सारी चीजें मतलब सारे के सारे केस स्टडीज अच्छे से देखने हैं। हम शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट केस स्टडी से, दैट इज ग्राहक शक्ति। एक और चीज बता दूं, मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम केस स्टडीज कवर करने की। उसका फायदा ये होता है कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो हो सकता है एक दो केस स्टडी जो आपसे एग्जाम में पूछी हूँ वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ, तो आपका तो वो होता है ना सोने पे सुहागा हो जाना, वैसा वाला सिचुएशन हो जाएगा। बट शर्ते आपने मेरी वो वीडियो देखी हो। ये सारी वीडियोस ना मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, आप लोगों के लिए बनाती हूँ, तो ढंग से देख लिया करो उसको, ठीक है। चलो, सो ये केस स्टडी क्या बोलती है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में रीड करूंगी जो भी लिखा होगा और उसके बाद उसे हिंदी में इंटरप्रेट करूंगी। आपको थोड़ा सा समय दूंगी सोचने के लिए, क्योंकि पूरा चैप्टर आपने अटेंड किया, मैं ऐसा मान रही हूँ। तो उस टाइम पे जो भी आपने पढ़ा है वो आप दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा क्या उसका आंसर हो सकता है, एंड देन मैं आंसर रिवील करूंगी और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो ये आपको पढ़ाना भी हो जाएगा और काइंड ऑफ आपका टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का चैप्टर पूरा का पूरा सारी वीडियोस, तो प्लीज जाके पहले वो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। इट सेज ग्राहक शक्ति, an NGO organized a workshop to discuss various issues relating to consumers. During the discussion, one of the members drew attention towards exploitation of consumers due to defective and unsafe products, adulteration, black marketing, hoarding, etc. To this, another member argued that consumers themselves are responsible as they do not raise collective voice against the exploitation. The chairperson of the organization was of the opinion that it was also the duty of the businessman to take care of the interests of the various stakeholders. Business organizations earn money by selling goods and services to consumers, so the interests of the stakeholders have to be well taken care of. State 3 points that highlight the need for consumer protection as discussed in Grahak Shakti's workshop. हो कुछ ऐसा रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक वर्कशॉप रखी गई है। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा वो ड्रॉ करके बताती हूँ, एक्चुअली यही कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा आपको नीचे देखना पड़ेगा। इट सेज कि एक वर्कशॉप रखी गई है, ग्राहक शक्ति करके एक एनजीओ है उसने है। हमने पढ़ा था ना जब हम पढ़ रहे थे कि रोल क्या होता है एनजीओस का और कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उन रोल्स में हमने एक रोल पढ़ा था कि ये वर्कशॉप भी रख सकते हैं ताकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में ये अवेयर कर सके। तो ऐसा ही एक एनजीओ है ग्राहक शक्ति करके, उन्होंने एक वर्कशॉप रखी है टू डिस्कस वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए वर्कशॉप रखी गई है। ड्यूरिंग द डिस्कशन के बीच में वन ऑफ द मेंबर्स ड्यू अटेंशन टूवर्ड्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। एक मेंबर उठा और उसने बोला कि मैं आप सबका ध्यान इस पर्टिकुलर बात की टूवर्ड्स लगाना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ। तो वो किसी पर्टिकुलर चीज के किसी पर्टिकुलर मुद्दे को उठाना चाह रहे थे। वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा ये था कि कंज्यूमर को अक्सर एक्सप्लॉइट किया जाता है। कंज्यूमर को अक्सर एक्सप्लॉइट किया जाता है। किस तरीके से? डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट्स उनको दे दिए जाते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो उनकी हेल्थ के लिए खतरा हो सकते हैं, उनके लिए सेफ नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स एट टाइम्स उनको बेच दिए जाते हैं। कभी मिलावटी सामान उनको बेच दिया जाता है, कभी ब्लैक मार्केटिंग में उनको सामान बेचा जाता है, कभी होर्डिंग एक्सेट्रा, ये सारी चीजें करके मतलब ढेर लगा लेना काइंड ऑफ, और वो सब चीजें करके कहीं ना कहीं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और इसी पे फिर दूसरा मेंबर खड़ा होता है, मतलब एक मेंबर ने शुरुआत की
एक मेंबर उठा, एक मुद्दा उठाया, तो उसको देखा देखी दूसरा मेंबर उठा, उसने बोला कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए ना कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। होते हैं ना कुछ लोग, मतलब मान लीजिए एक इंसान है, वो उठ के बोलता है कि कंज्यूमर के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, दूसरा इंसान उठ के कंज्यूमर खुद ही तो रिस्पॉन्सिबल है, कभी अपने राइट्स के लिए बोलता ही नहीं है। जैसे कई बार मैंने भी आपको वीडियोस में बोला होगा कि एट टाइम्स कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम लोग अपने राइट्स के बारे में बोलते ही नहीं है। कभी हमें 5 रुपए का सामान 10 रुपए में मिले, हम लेके आ जाते हैं थिंकिंग यार क्या ही मुंह लगाएं 5 रुपए के लिए, बट वही 5 रुपए कब आपके लिए 500 बन जाए, कब आपके लिए 5000 बन जाए, कब 5 लाख बन जाए और 5 करोड़ बन जाए, यू नेवर नो। और 5 करके भी बहुत बड़ी राशि इकट्ठी हो जाती है। मैंने तो आपको एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि ये 99 वाले स्टोर पे अगर अपन जाते हैं और 100 रुपए देते हैं, 1 रुपया नहीं लेके आते, तो वो 1 रुपया जोड़ते जोड़ते वो 100 कस्टमर भी उसके यहाँ पे आएंगे 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 100 रुपए बिना मतलब का बना लेगा, जिसकी कोई अकाउंटिंग भी नहीं है। तो ऐसी चीजें होती हैं, तो हम इन चीजों के लिए अपने राइट्स को मतलब कभी आगे लाते ही नहीं हैं। तो सही बंदा, मतलब ये बंदा सही बोल रहा है कि भैया कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपने राइट्स के लिए कभी बोलता ही नहीं है, कलेक्टिवली आते ही नहीं है। द चेयरपर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का जो चेयरपर्सन था वो बोलता है कि भैया कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की भी तो ड्यूटी बनती है, जो इंसान कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनकी भी तो ड्यूटी बनती है कि वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचे, उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचे, उनके राइट्स के बारे में भी सोचे। वैसे बोलने में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि बिजनेसमैन सोचे कि कंज्यूमर को वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है, कंज्यूमर की वजह से वो अपना तिजोरी भर पा रहा है, तो उसके राइट्स के बारे में सोचे, बट कोई नहीं सोचता है। बिजनेसमैन का होता है प्रॉफिट बनाना है, दैट्स इट। कैसे बनाता है, क्या करता है, नहीं पता। मतलब दो एथिक्स में हम पढ़ते भी हैं और मैं पढ़ाती भी हूँ एट टाइम्स, बट मैं आपको एट द सेम टाइम कभी अंधेरे में नहीं रखूंगी कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, नहीं। प्रैक्टिकली ज्यादातर लोग अपने राइट्स के बारे में सोचते हैं, दूसरों के राइट्स के बारे में नहीं सोचते, जो कि नहीं होना चाहिए। दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे ये बोलते हैं चेयरपर्सन कि भैया बिजनेसमैन की ड्यूटी बनती है कि कहीं ना कहीं वो अपने स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न मनी बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। जो बिजनेसमैन होता है वो कहाँ से पैसे कमाता है, कंज्यूमर्स को ही तो गुड्स और सर्विसेज देता है, तभी तो उसको बदले में पैसे मिलते हैं। सो द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स हैव टू बी टेकन वेल टेकन केयर ऑफ। इसलिए कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का फर्ज बनता है कि जिनसे तुम पैसा कमा पा रहे हो उनके राइट्स के बारे में तुम सोचो। State 3 points that highlight the need for consumer protection as discussed in ग्राहक शक्ति's workshop. So यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने है वो बहुत सीधा सा है। वो क्या है कि आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं जो हाईलाइट करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड को, एंड कोई भी रैंडम पॉइंट्स नहीं बताने। जो ऊपर आपने केस स्टडी पढ़ी है ग्राहक शक्ति वाली, उससे रिलेटेड आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। आपने पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा है, आपको पता है इसका आंसर क्या हो सकता है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है और लिंक करना है ग्राहक शक्ति वाली सिनेरियो को। मैं एक बार आपको समरी में मैं फिर से बता देती हूँ कि एक एनजीओ है जिसका नाम है ग्राहक शक्ति। ये एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करता है और इन्होंने अभी एक फिलहाल में वर्कशॉप रखी है। उस वर्कशॉप में इन्होंने कंज्यूमर के राइट्स के बारे में बात करनी है, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे एक मेंबर खड़ा होता है और वो एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है कि कंज्यूमर को अक्सर एक्सप्लॉयट किया जाता है डिफरेंट तरीकों से। तो दूसरा मेंबर उठता है, वो बोलता है कि भैया कहीं ना कहीं कंज्यूमर खुद ही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप अपने राइट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई भी आपके राइट्स को नहीं सुनेगा और आपके राइट्स दब जाएंगे। वो होता है ना कि चुप रहने वाला सबसे ज्यादा बड़ा दोषी होता है। किसी के साथ अन्याय हो जाए और फिर वो चुप रहे तो वो ही सबसे बड़ा दोषी हो जाता है। 2 लोग लड़ रहे हैं, इसने बहुत मार खा ली है बट स्टिल ये अपने राइट्स के बारे में बोल ही नहीं रहा, चुप रह गया। तो अब ये बंदा जो इसको पीट चुका है वो 10 लोगों को और पीटेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो दोषी हुआ जिसने अपने राइट्स के बारे में बात नहीं करी। वैसे ये नॉर्मल लाइफ वाली बात है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी फिट बैठती है। और ये बंदा बिल्कुल वही बात कर रहा है कि भैया नई राइट्स के लिए खड़े होते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा गड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे चेयरपर्सन भी उठते हैं, उनका भी एक ओपिनियन है। वो बोलते हैं कहीं ना कहीं बिजनेसमैन का फर्ज बनता है कि भैया जिनसे आप पैसे कमा रहे हो आप उनके भी राइट्स के बारे में थोड़ा सा सोच लो। अब ये पूरी केस स्टडी के बेसिस में, बहुत ही सरल सी केस स्टडी है, इस पूरी केस स्टडी के बेसिस पे आपको आंसर करना है एक 3 फीचर्स, 3 फीचर्स नहीं 3 पॉइंट्स दैट हाईलाइट द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जल्दी से सोच के देखो क्या हो सकता है आंसर। मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ ताकि अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो
अच्छी, मतलब ठीक ठाक है ये केस स्टडी, और इससे बेटर आएंगी आगे। देखिए बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए कर दूं फिर शो आंसर। So the right answer of this case study is widespread exploitation of consumer need। क्यों है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? क्योंकि कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। अलग अलग तरीके हैं कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने के, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए काम करना पड़ेगा। हमें क्या बताना था? नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा है। सेकेंड है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, खुद के आवाज के लिए बोलते ही नहीं है, साथ मिलके एकजुट होते ही नहीं है। वो लाइन याद है ना जो दूसरे बंदे ने बोली थी, उसके बेसिस पे हमने ये लिखा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो जो थर्ड इंसान ने बात बोली थी कि बिजनेसमैन का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, दैट इज हिज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसे पूरी करनी चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं जिनकी वजह से वी फील लाइक कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड है। ठीक है, तो ये केस स्टडी यहीं पे खत्म होती है और हमने यहाँ पे खत्म कर ली है एक केस स्टडी। अब हम शुरू करेंगे हमारी सेकंड केस स्टडी, एंड दैट इज दिस वन। ये है हिमेश की केस स्टडी। ये क्या बोलते हैं, चलो पढ़ते हैं। इट सेज हिमेश after completing his graduation started working with a multinational company in Delhi, but due to ill health of his parents he had to go back to his village. There he noticed that the villagers were literate but ignorant about their vegetables. Some shopkeepers were selling food items without having FPO mark. Villagers did not find anything wrong with these practices. So to create awareness among villagers, Himesh decided to publish a weekly journal, Jan Jagriti, state the right which Himesh has exercised by doing so. Okay. चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाती हूँ। अच्छा, केस स्टडी को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या होता है? कि आप उसे थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। अब क्या है, एक लड़का है जिसका नाम क्या है? हिमेश। हिमेश रेशमिया नहीं है, हिमेश है सर। ठीक है, हिमेश ने अभी अभी ताज़ा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इनका नसीब बहुत अच्छा था कि इनको एमएनसी में डायरेक्टली जॉब मिल गई। वैसे एमएनसी में जॉब करना बहुत ही स्टेटस वाइज बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है, बट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग। क्योंकि कई बार एमएनसीज में बीपीओ का काम भी होता है जो कि इतना ज़्यादा मज़ेदार और इतना स्टेटस वाइज अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता है। पैसे बहुत होते हैं तो उसमें। सो एमएनसी में जॉब मिली। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज लिविंग हिज बेस्ट डेज इन दिल्ली। बट हुआ कुछ ऐसे कि विलेज में रहते थे इसके बूढ़े मम्मी पापा। मम्मी पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि भैया हमारी तो तबीयत बहुत ख़राब है और यहाँ पे हमारी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है। हिमेश, तुम तो माता पिता के भक्त हो, तुम्हें तो हमारी सेवा करने के लिए आना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली बहुत बार नॉर्मल लाइफ में भी आप भी आगे चल के कभी ना कभी फील करेंगे। 12th के बाद भी एक ऐसा सिनेरियो आता है जब आपको लगता है ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर जाऊं या फिर यहीं पे मम्मी पापा के साथ रहूं। मेरे साथ बहुत हुआ था। आई वॉन्टेड टू गो अब्रॉड अपनी ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन ये ख्याल ही कि मुझे मेरी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, वो भी इतनी दूर। आई सेड छोड़ो भाई, इंडिया में ठीक है, यहीं पे ठीक है, यहीं पे कुछ बढ़िया कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ ही जीनी है ना। मतलब अपनों के साथ रह के ज़्यादा वो रहता है। तो बस सेम चीज़ हिमेश को फील हुई। हिमेश ने बोला नहीं यार, मैं तो अपने मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ, बाहर में गई एमएनसी की जॉब, अगर नसीब में होगी फिर कभी मिल जाएगी। तो ही केम बैक टू हिज पेरेंट्स। और इसके पेरेंट्स कहाँ रहते थे? इसके पेरेंट्स रहते थे विलेज में। अब हिमेश ने एक बात नोटिस की कि इसका विलेज थोड़ा सा बढ़िया था। वहाँ के जो लोग थे ना वो पढ़े लिखे थे, वो क्या थे? लिटरेट थे। चलो भैया बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन वो इग्नोरेंट भी थे, जैसे हम भी होते हैं अक्सर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बताया कि हम पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन अपने राइट्स के बारे में जब बात आती है, अपने राइट्स के बारे में जब सोचना होता है, हम वहाँ पे बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल अपने राइट्स के लिए कुछ नहीं करते।
सेम चीज यहाँ पे था, विलेजर्स लिटरेट थे लेकिन अपने राइट्स के बारे में इग्नोरेंट थे। वहाँ जो वेजिटेबल्स मिल रही थी वो FPO मार्क के बिना मिल रही थी। FPO मार्क याद है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे लगता है, वो वाला है। मतलब वेजिटेबल क्या आगे प्रोसेसिंग वाली जो भी चीज़ें थी वो बिना FPO मार्क के मिल रही थी। एंड विलेजर्स वर ओके विद दैट, दे वर लाइक ओके, हमें तो खाने से मतलब है, हमें क्या मार्क से मतलब है, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल थोड़ी ना हो जाएगा, ज़्यादा मीठा थोड़ी ना निकल जाएगी कोई चीज़। तो विलेजर्स का ये मानना था। तो उस टाइम पे हिमेश ने एक चीज स्टार्ट की, दैट इज एक जर्नल स्टार्ट किया, जन जागृति करके, जिसमें इसने लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट थिंग, इसने जर्नल क्यों स्टार्ट किया? बिकॉज ही नोटिस्ड कि यहाँ के लोग जो हैं, विलेज के लोग, वो लिटरेट हैं। अगर इलिटरेट होते तो फिर ये जर्नल इसका कोई काम नहीं आता, क्योंकि कोई पढ़ ही नहीं पाता। बट यहाँ पे क्योंकि लोग पढ़ पा रहे हैं, इसलिए इन्हें जर्नल स्टार्ट किया ताकि लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर कर सके। सो दिस इज द स्टोरी। हिमेश है, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, MNC में जॉब कर रहा है। घर से मम्मी पापा का कॉल आया जो कि विलेज में रहते हैं, उन्होंने बोला हमारी तबीयत खराब है, तो MNC की जॉब छोड़ हमारे साथ आके रहना शुरू कर दे। हिमेश भाई साहब अपने विलेज में चले गए हैं। विलेज में ज़्यादातर विलेजर्स लिटरेट हैं और ये इग्नोरेंट है अपने राइट्स के बारे में, और जब भी वेजिटेबल्स वगैरह खरीदते हैं तो विदाउट FPO मार्क की वो आती हैं। ये चीज़ हिमेश ने नोटिस की और इसको देखते हुए हिमेश ने एक जर्नल स्टार्ट किया है, जन जागृति, जिसमें वो लोगों को उनके राइट्स के बारे में अवेयर करना चाहता है। अब आता है क्वेश्चन। Now what's the question? The question is, state the right which Himesh has exercised by doing so. हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स के बारे में पढ़ा हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो हिमेश भाई साहब ने राइट्स मतलब कोई एक पर्टिकुलर राइट एक्सरसाइज किया है, आपको बताना है वो कौन से वाला राइट है। मैं थोड़ा सा साइड हूँ, आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके आराम से खुद भी रीड कर सकते हैं। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, क्या हो सकता है राइट जो कि हिमेश ने एक्सरसाइज किया है। डन, बता दूं आंसर, रिवील कर दूं? ओके, सो द राइट आंसर इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। जन जागृति से वो क्या करना चाहते हैं? लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, अवेयर बनाना चाहते हैं उनके राइट्स के बारे में। सो दिस इज द राइट जो उन्होंने एक्सरसाइज किया है। ठीक है, अब ये राइट क्या बोलता है और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो राइट्स वाली वीडियो देख लीजिए। एंड here we come on the third केस स्टडी। हमने 2 केस स्टडी ऑलरेडी पढ़ ली हैं, अब हम बात करेंगे तीसरी केस स्टडी के बारे में। ज़्यादा बड़ी नहीं है ये केस स्टडी, छोटी सी है। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट सेज, रोनित राज, अ मार्केटिंग मैनेजर, इज अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज फॉर विच ही टेक्स मेडिसिन रेगुलरली. One day on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout his life. Identify the consumer right that has been violated by the doctor under the Consumer Protection Act 1986 in above situation. It's somewhat like किसी का ऑपरेशन करना और उनके पेट में सिजर छोड़ देना। सुनी हुई है ना ऐसी न्यूज़ आप लोगों ने कभी ना कभी, वैसा ही कुछ यहाँ पे हुआ है। मैंने भी देखा हुआ है, रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत बार। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, देखिए कांट ब्लेम डॉक्टर्स ऑलवेज, क्योंकि वो भी इंसान ही होते हैं, उनके भी कई बार मूड होते हैं, उनकी भी चीज़ें होती हैं। उनके लिए डॉक्टरी क्या एक प्रोफेशन है जो वो परस्यू कर रहे हैं अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, राइट? भगवान तो नहीं बन जाते। एक बार क्या हुआ था, हमारे पड़ोस में एक इंसान रहता था एंड ही वॉज क्वाइट यंग, मतलब उनकी थोड़े टाइम पहले ही शादी हुई थी, एक ही बच्चा था, ऐसा कुछ था। और उस टाइम पे डॉक्टर को इंजेक्शन लगवाना था, उनको कुछ अटैक वगैरह आया, पैनिक अटैक और व्हाट, एक इंजेक्शन लगाना था और वो गलती से किसी एक पर्टिकुलर नर्व में लगवाना था और दूसरे में लग गया एंड ही डाइड ऑन स्पॉट। मतलब इतना प्रिसीजन चाहिए होता है कई बार कि इस नर्व से उस नर्व में चला गया तो ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा हो गया था।
तो उस टाइम पे फिर उनके घर वालों ने नहीं क्लेम किया, मतलब चाहते तो वो केस कर सकते थे उस डॉक्टर पे, बट दे डिडंट डू एनीथिंग, क्योंकि उनको लगा यार जब हमारा इंसान ही चला गया है तो फिर केस करने से क्या ही फ़ायदा होगा। बट यहाँ पे जो हुआ है उसमें ये बाकायदा पूछ रहे हैं कि डॉक्टर ने जो गलती की है वो एग्जैक्टली क्या कहलाई जाएगी। मैं आपको पूरा केस समझाती हूँ ये क्या है। चलिए, सो ये एक इंसान था, ठीक है, जिसको थी डायबिटीज की प्रॉब्लम। क्या नाम था इसका? रोनित राज। सो रोनित राज को थी डायबिटीज की प्रॉब्लम। एक बार ये ट्रैवल कर रहा था और इन भाई साहब का हो गया एक्सीडेंट। इन भाई साहब का हो गया व्हाट? एक्सीडेंट। चलिए भैया, हुआ तो हुआ, इनको लेके गए डॉक्टर के पास और डॉक्टर भाई साहब ने कोई गलत इनकी नर्व क्या कर दी, कट कर दी या दबा दी, जिसके कारण इनका एक पैर हमेशा के लिए वो हो गया, खराब हो गया, अपाहिज हो गए। सो दिस इज द केस स्टडी कि रोनित राज एक डायबिटिक पेशेंट था जो ट्रैवल कर रहा था एंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट और डॉक्टर के पास इनको लेके जाया गया। डॉक्टर ने पता नहीं किस ख्याल में थे, उन्होंने नर्व के साथ कुछ छेड़खानी कर दी जिसकी वजह से ये हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। ये है केस स्टडी। अब आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कंज्यूमर राइट that has been violated by the doctor under the Consumer Protection Act 1986 and above situation। ऊपर की जो सिचुएशन है वहां पे डॉक्टर ने कौन से वाले राइट का वायलेशन किया है, उसे खारिज किया है, वो आपको बताना है। ऐसा रियल लाइफ में बहुत बार होता है। नाउ यू नो कि आपको कहाँ अप्रोच करना है। यू हैव टू अप्रोच इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और ये केस स्टडी है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पॉज करके रीड करना चाह रहे हो खुद से तो वो भी कर सकते हो, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखा दूंगी। डन है? आंसर देखें, फटाफट करेंगे ना, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। चलिए, सो द आंसर इज राइट टू सेफ्टी। ये एक और कंज्यूमर राइट है जो हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, जहाँ पे हमने अलग अलग राइट्स के बारे में बात की थी। राइट टू सेफ्टी में बोला जाता है कि भैया कंज्यूमर को किसी भी तरीके से हार्म नहीं पहुँचना चाहिए। कंज्यूमर शुड बी सेफ इन ऑल द सिचुएशन। तो यहाँ पे सेफ्टी उसकी खराब हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने ढंग से इलाज नहीं किया। डॉक्टर क्यों बना हुआ? डॉक्टर सर्विसेज देने के लिए बना हुआ है। तो काइंड ऑफ उसके सामने जो भी इंसान आ रहा है, पेशेंट आ रहा है, वो उसका क्या है? कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर के साथ तुमने सर्विस देते देते उसे गलत सर्विस दे दी तो ये भी क्या कंसिडर किया जाएगा? ये कंज्यूमर का राइट्स का वायलेशन कंसिडर किया जाएगा। और क्योंकि उसकी जान पे बनाई, उसकी चीज़ें ख़राब हो गई थ्रू आउट लाइफ के लिए, वो क्या हो गया? क्रिपल्ड हो गया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट सेफ्टी वाला यहाँ पे राइट उसका वायलेट हो रहा है। चलिए, इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नेहा के बारे में। इट सेज नेहा's elder brother purchased iPhone 6 Apple mobile phone for a rate 65,000 without cash memo from one of his friend, an authorized dealer, with a guarantee that a mobile phone will be replaced with a new one if any of its parts become defective within 1 year from the date of purchase। No pause, nothing, कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने देखा है आईफोन के बहुत लोग दीवाने हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने केस स्टडी भी आईफोन की दे दिया। हमारे खुद के ही ऑफिस में हर अगला इंसान अब जब फ़ोन ले रहा है वो आईफोन ही ले रहा है, ऐसे मानिए, ठीक है। सो यहाँ पे आईफोन का ही एक केस स्टडी है and it says within 1 month mobile stopped working when Neha's brother approached his friend for replacement of mobile. He refused. Name the redressal agency under the Consumer Protection Act where Neha's elder brother can file the complaint। wow, very nice। मतलब दोस्त से खरीदा और दोस्त ने धोखा दे दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, इसको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पूरी स्टोरी बना के। सो ये है नेहा, मेरी भी एक फ्रेंड का नाम नेहा है। आई गेस हम सबकी एक एक फ्रेंड होगी जिसका नाम नेहा है। नेहा इज सच अ कॉमन नेम, राइट?
चलिए, सो नेहा है और नेहा का है भाई। नेहा के भाई ने लिया है अपने एक फ्रेंड से जो कि डीलर भी है, डील्स करता है वो मोबाइल फोन की। क्या लिया है? आईफोन। अब आईफोन लिया, लेकिन इतना बुद्धू था ये इंसान कि इसने विदाउट मेमो ले लिया, मतलब विदाउट इनवॉइस आईफोन खरीद के बैठा हुआ है। भैया आईफोन को ना जान से ज्यादा प्यार करना पड़ता है और उसका इनवॉइस तो लेना ही पड़ता है बेसिक वारंटी गारंटी के लिए, 1 साल 2 साल जितनी भी मिलती है। ऊपर से आईफोन छोटी सी भी चीज खराब हो जाए तो इतना बड़ा खर्चा निकल जाता है उसमें से। सो यू कांट अफोर्ड दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स जो ये नेहा के भाई ने किया। इफ एनी ऑफ यू पीपल आर प्लानिंग, या आपके घर वाले प्लान कर रहे हो, अभी आप लोग बहुत छोटे हो आईफोन के लिए, आपको तो नहीं लेना चाहिए, आपके घर वाले प्लान कर रहे हैं, पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं, जस्ट टेल देम कि बिना इनवॉइस के तो कभी मत खरीदिएगा, कभी मत खरीदिएगा। और अगर इस पे आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, जो गलती मैंने की थी, मतलब मुझे खरीदते वक्त ही बोला गया था कि मैम हम लोग इंश्योरेंस दे रहे हैं इस पे, यू विल हैव टू पे 7,000 एक्स्ट्रा और आपका ये कवर हो जाएगा पूरा, मतलब आपके 1-1.5 साल के लिए यू विल गेट एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कुछ भी डिफेक्ट आता है तो। बट आई सेड नहीं, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। फिर मैं जब घर पे आई और इट वॉज माई सेकेंड डे ओनली, और मेरी ना फ़ोन फेंकने की आदत है, मतलब जब भी बेड पे होता है ना तो मैं फ़ोन फेंक देती हूँ। उस दिन मम्मी ने मुझे बोला कि जाओ किचन से वो ले आओ, तो मेरे हाथ में फ़ोन था, मैंने फ़ोन ऐसे बेड पे फेंका एंड आई डिडंट सी कि बेड पे ऑलरेडी कुछ टेबल वेबल पड़ा हुआ था और वो फ़ोन से बैंग हुआ एंड माई फोन स्क्रीन वॉज लाइक चटक। थैंक गॉड मैंने गार्ड लगवाया हुआ था, बट उस टाइम मेरी जान अटक गई थी, मैं तो यहाँ हलक पे आ गई थी कि अरे यार ये तो बहुत लंबे वाली चेपी लगेगी। सो कभी भी आईफोन के साथ आप ऐसी छेड़खानी नहीं कर सकते, जो बेवकूफ़ी यहाँ पे नेहा के भाई ने कर दी वो आप मत कीजिएगा। सो इसने अपने फ्रेंड से जो कि डीलर था आईफोन खरीदा, वो भी विदाउट मेमो, विदाउट इनवॉइस। अब हुआ ये कि इसके दोस्त ने उसे बोला था कि 1 साल के अंदर अंदर कोई भी पार्ट खराब हो, छोटा से छोटा बड़े से बड़ा, मैं तुझे आईफोन रिप्लेस करके दूंगा, मतलब दोबारा नया आईफोन दे दूंगा। बहुत बढ़िया। वैसे ऐसा होता भी है ऑफर में। मेरे अभी कजन ने आईपैड लिया था और उसका आईपैड एक दिन चलना बंद हो गया था, तो उसको रिप्लेस करके नया आईपैड मिला, बिल्कुल ब्रांड न्यू आईपैड। सो यहाँ पे इनको बोला गया कि कुछ भी खराब होगा तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो दे वर वेरी हैप्पी कि चलो भैया बहुत बढ़िया है। तो अब हुआ क्या, 1 महीना फ़ोन चलाया, आईफोन नया फ़ोन था, चलाना नहीं आता था, कुछ छेड़खानी कर दी और आईफोन हो गया बंद, और उसके बाद वो चला ही नहीं। तो ये गए डीलर फ्रेंड के पास कि भाई ये देख ये तो बंद हो गया यार, दे दे अब तू रिप्लेस कर दे। डीलर फ्रेंड बोला यार देखा हुआ तो लग रहा है, तू देखा है, जानता हूँ मैं तुझे, जानता हूँ क्या तुझे। बिल्कुल उसका रिएक्शन यही था कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, कहाँ से आ गए तुम, मैं तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं है, लाइफ में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। पलट गया वो इंसान। अब तुम करोगे तो करोगे क्या, तुम्हारे पास इनवॉइस है नहीं, कोई प्रूफ है नहीं, इनवॉइस ही तो प्रूफ होता है। ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जब भी आप सामने वाले के अगेंस्ट केस लगाना चाह रहे हैं, यू नीड टू हैव सम एविडेंसेस। विदाउट एविडेंस आपको कोई भी पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा। विटनेस लाओ, एविडेंस लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन यू नीड टू हैव ऑल दीज थिंग्स, अदरवाइज आपका केस का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं बनता, आपका केस कोई चलेगा ही नहीं कोर्ट में। सो नेहा के भाई ने जो गलती की, विदाउट मेमो फोन खरीद लिया, इसके कारण अब ये क्लेम ही नहीं कर पा रहा है कुछ भी, और फ्रेंड मना कर गया है। ये है पूरा केस स्टडी। Name the redressal agency under the Consumer Protection Act where Neha's elder brother can file the complaint. आपको बताना है कि नेहा का भाई कौन सी redressal agency के पास जाए, क्या करने के लिए, कंप्लेंट फाइल करने के लिए। मतलब हो सकता है इसके पास कोई विटनेसेस हो तो redressal agency इसका केस ले ले, बट दैट्स अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस, राइट। तो ये पूरा केस स्टडी है, मैं थोड़ा सा साइड हो रही हूँ, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए देख लीजिए आराम से। ओके चलिए मैं अब रिवील कर रही हूँ आंसर, एंड आंसर इज ही कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट एज ही डिड नॉट टेक कैश मेमो। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कहीं आंसर तो नहीं बता दिया, और मैंने समवट बता भी दिया था, राइट। मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा बोल रही थी जो आंसर ही था। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ही कैन नॉट
प्लेस एनी कंप्लेंट। क्यों? क्योंकि उसने तो कैश मेमो ही नहीं लिया, एविडेंस ही नहीं है उसके पास। हाँ, विटनेसेस के बारे में अगर कुछ मेंशनिंग होती केस स्टडी में तो हम मान लेते कि विटनेस के बेसिस पे वो लगा रहा है, बट क्योंकि केस स्टडी इज साइलेंट अबाउट विटनेसेस, इसलिए हम कंसिडर करेंगे इम्प्लाइड वे में कि विटनेस नहीं थे। जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि हो सकता है यार विटनेस हो उसके पास, तो ये देख लीजिएगा केस स्टडी में क्या कोई भी रेफरेंस दिया हुआ है, उसका हल्का सा भी रेफरेंस होगा तो आप लिख सकते हो ये, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो आप पूरा लिख दोगे। लेकिन अगर रेफरेंस दिया ही नहीं हुआ देन इन दैट सिनेरियो आप कंसिडर करोगे कि भैया नहीं है उनके पास कोई भी वो। ओके, चलिए इसी के साथ एक और केस स्टडी हमारा खत्म होता है और हम फाइनली आ गए हमारे 5th केस स्टडी पे। ये केस स्टडी बहुत ही छोटू सी है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। इट सेज Mukul purchased the house for rate 30 lakh from a housing company and found it being defective. Despite many complaints, the defect was not rectified. He filed a complaint in the state commission but was not satisfied with the order. Where can he appeal and in how many days? So easy, इतना सरल क्वेश्चन, लाइक सीरियसली। चलिए ये बोल रहे हैं कि भैया मुकुल एक इंसान है जिसने एक घर खरीदा है। ओके, इसने क्या किया है? एक घर खरीदा है। कितने का? 30 लाख रुपए का। 30 लाख क्यों मेंशन्ड है? क्योंकि भैया 20 लाख से, क्योंकि भैया ये क्या करेगा, 30 लाख है तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा। फिगर्स बताए थे ना मैंने आपको, अमाउंट्स बताए थे कौन से वाले सिनेरियो में हम किसको अप्रोच कर सकते हैं। तो 30 लाख की बात है तो ये स्टेट कमीशन के पास जा रहा है। तो इसने देखा कि भैया घर तो खराब है। घर कैसे डिफेक्टिव होता है? अंदर छेद वेद थे क्या? जो भी था, चलो मान लो डिफेक्टिव था, ठीक है। तो ये भाई साहब ने, जो मुकुल ने घर खरीदा है 30 लाख रुपए का, वो डिफेक्टिव था। कुछ और लिख देते यार, डिफेक्टिव कैसे साउंड कर रहा है घर के साथ। एनीवेज, डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट्स द डिफेक्ट वॉज नॉट रेक्टिफाइड। बहुत सारी कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी वो डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं हुआ। अब इसने एक कंप्लेंट फाइल की है स्टेट कमीशन के पास। इसने कंप्लेंट फाइल की है किसके पास? स्टेट कमीशन के पास। लेकिन ये स्टेट कमीशन के फैसले से भी खुश नहीं है, वो उसके ऑर्डर से भी प्रसन्न नहीं है। अब आपको बताना है कि ये कहाँ पे आगे अपील फाइल कर सकता है। अपील याद है ना क्या होता है? जब हम किसी लोअर बॉडी के फैसले से खुश नहीं होते हैं तो हम उस फैसले के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाते हैं अपर बॉडी के पास, जिसे हम बोलते हैं अपील। सो अपील लगानी है, कहाँ लगाएगा पहले तो वो बताओ, और कितने दिन के अंदर लगा सकता है वो बताओ। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगी। 1 मिनट बोले तो बहुत कम सेकेंड, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं दूंगी। जल्दी बताओ। 1 2 3 4 5 6, आई गेस इतने में आंसर आ गया होगा, राइट। सो द आंसर इज नेशनल कमीशन के पास ये जा सकता है, और वो भी कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का जिस दिन ऑर्डर आया उसके नेक्स्ट दिन से हमारे 30 दिन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, और उस 30 दिन के अंदर अंदर इसको जाना पड़ेगा नेशनल कमीशन के पास। बताया था ना, डिस्ट्रिक्ट फर्म सबसे नीचे, स्टेट कमीशन उससे ऊपर, नेशनल कमीशन उससे ऊपर। डिस्ट्रिक्ट फर्म से ना खुश हो किसके पास जाओगे? स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन से ना खुश हो किसके पास जाओगे? नेशनल कमीशन के पास। और नेशनल कमीशन से खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे, बताओ जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां आप जा सकते हो। ओके, चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे 6th क्वेश्चन पे। ये है हमारी 6th केस स्टडी। आई होप ये केस स्टडीज आपको अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी तक बहुत सिंपल केस स्टडीज थी, कोई ऐसे बहुत भयंकर लेवल की केस स्टडी नहीं आई है। तो बताइए अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं अपन। Okay, so it says a farmer purchased seeds worth rupees 20,000 from Bharat Fertilizers for agricultural purposes. The seeds were very costly as they were of hybrid variety. After 6 months, he noticed that the agricultural produce was not up to expected standard. He reported this matter to the seller, but he refused to accept the liability. Mention the redressal agency in which he can file a complaint. Okay, तो सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे आया है हाइब्रिड। वो क्या होता है? आई एम नॉट श्योर कि ये एग्जाम्पल सही है कि नहीं है, बट समझने के लिए मान लो, ठीक है।
ऐसे मानो हम ग्रीन कलर का पत्ता खाते हैं, कैबेज, वही खाते थे ना सबसे पहले। ओरिजिनली कैबेज ग्रीन कलर का रहता था, है ना। अब उस सीड के साथ मिला दिया कुछ ऐसा कि रिजल्ट में आजकल आते हैं पर्पल कलर के कैबेज। देखे ही होंगे, कड़वे होते हैं दो, वो ऐसे नहीं खाए जाते। मतलब ये वाला कैबेज तो आराम से आप ऐसे सैलेड वैलेड में खा लो, वो सैलेड में डलते भी है ना तो बहुत कड़वे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो ये क्या हुआ कि ओरिजिनली एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस आपका बाय डिफॉल्ट नेचर की तरफ से आ रहा था, उसके साथ आपने कुछ ऐसा मिलाया, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि एक अलग वेराइटी निकल के आई। जैसे आप देखें, पहले गुआवा वगैरह होते थे, इतने होते थे एवरेज साइज, आजकल इतने बड़े बड़े भी गुआवा होते हैं। मतलब एक बार मैंने लिया था 1.5 किलो का एक वो था, मतलब इतना हैवी था वो, बकवास था, माँ बकवास था खाने में। सो ऐसे जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो चीज़ों को मिला के कुछ नई वेराइटी उपजाने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक है भैया हमारे फार्मर साहब, और वो लेके आए हैं भारत फर्टिलाइजर से हाइब्रिड सीड्स। ठीक है, कुछ नया उगाने की कोशिश कर रहे थे और ये सीड्स काफी महंगे आए हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं। हाइब्रिड वाली चीज हमेशा महंगी आती है, ऐसे मानिएगा। अब ये हुआ कि इन्होंने ये हाइब्रिड सीड्स को लगाया अपने खेतों में। ही वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग कि प्रोड्यूस निकलेगा निकलेगा निकलेगा, ऐसे निकलेगा वैसे निकलेगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि 6 महीने बाद जो इन्होंने प्रोड्यूस एक्सपेक्ट किया था वो तो हुआ ही नहीं। जो ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि मैं इतने महंगे सीड्स लाऊंगा तो उससे मुझे इतना फायदा होगा, वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। सो ये गए वापस उस सेलर के पास जिनसे इन्होंने सीड्स खरीदे थे। भैया वो सेलर क्यों लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे? उसने तो सीधा सीधा मना कर दिया कि भैया मेरी तो लायबिलिटी नहीं है, आपने मुझसे सीड मांगे थे, मैंने आपको दे दिए, अब आपकी फसल उपजे नहीं उपजे वो आपकी सरदर्दी है। तो उस बंदे ने सीधा सीधा लायबिलिटी अपने सर पे लेने से मना कर दिया। नाउ यू हैव टू टेल, मेंशन द रिड्रेसल एजेंसी इन विच ही कैन फाइल अ कंप्लेंट। आपको वो रिड्रेसल एजेंसी के बारे में बताना है जहां पे ये अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। सो स्टोरी कुछ ऐसे है, ये भाई साहब हाइब्रिड सीड्स लेके आए बहुत ज्यादा महंगे। कहां से? भारत फर्टिलाइजर शॉप से। और इन्होंने उन सीड्स को अपने खेत में लगाया, बट 6 महीने बाद उनको वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिला जो ये चाह रहे थे, और अब इनको फाइल करनी है कंप्लेंट, क्योंकि ये एक बार डीलर्स के पास जा चुके हैं, सेलर के पास जा चुके हैं, सीड्स वाले के पास, और उनने साफ साफ मना कर दिया कि ये लायबिलिटी हमारी नहीं है। तो नाउ ही वांट्स टू फाइल अ कंप्लेंट। आप बताइए कौन सी रिड्रेसल एजेंसी में जाए। ठीक है, देखिए जरा अपने आप से भी इस केस स्टडी को, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। केस स्टडीज को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये प्रैक्टिकली आपको चैप्टर समझने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज आपको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा पाएगी। बताओ आंसर, पढ़ लिया? अगर अभी तक आपको आंसर नहीं सूझा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं आपको रिवील कर रही हूं इसका आंसर, एंड इट सेज डिस्टिक फर्म। वाई डू यू थिंक यहाँ पे 20,000 का रेट मेंशन है? वो डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते थे हाइब्रिड सीड्स लेके आए हुए। रेट उन्होंने मेंशन किया ताकि आप ये पता लगा पाए कि भैया ये वाला केस लेके कहाँ जाया जा सकता है। हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास जाना है तो केसेस इतने अमाउंट तक के ही होने चाहिए, स्टेट कमीशन के पास जाना है तो इतने से इतने अमाउंट तक के ही केसेस होने चाहिए, और नेशनल कमीशन के पास जाना है तो इस अमाउंट के अबव ही होने चाहिए केसेस। पढ़ा था कि नहीं? तो बस वहां पे देखिए 20,000 कौन से वाले केस में आएगा? सबसे छोटे वाले केसेस में। तो सबसे छोटे केसेस लेके हम कहाँ जाते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास जाते हैं, सबसे लोअर लेवल वाला जो वो होता है उसके पास जाते हैं। सो रिड्रेसल एजेंसी कौन सी रहेगी हमारी? हमारी रहेगी डिस्ट्रिक्ट फर्म।
ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मत लिख के आइएगा, पहले भी बताया है डिस्ट्रिक्ट फोरम इज स्पेसिफिकली मेड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो हर नेचर के सिविल केसेस को एंटरटेन करता है, वो प्रॉपर कोर्ट है, ये वाला कोर्ट वाले फीचर्स रखता है, काम करता है, लेकिन ये प्रॉपर कोर्ट जो हर तरह के केसेस ले वैसा नहीं है। इट्स मोर लाइक अ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल भी नहीं बोलेंगे बट काइंड ऑफ अ वेराइटी ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब ये मत पूछना ट्रिब्यूनल क्या होता है मैम। ये केस स्टडी थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये अधूरा है, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे भी इसी की केस स्टडी है, ठीक है। इट सेज Aman, a degree holder in entrepreneurship, came to know about Piplantry village located in Rajasthan, where in 2006 an initiative was started in which 111 trees are planted every time a girl child is born. Wow. To keep termites away from the tree, the villagers have planted 2.5 million aloe vera plants around the tree. बहुत सही. This has turned the village into an oasis as the planting of the tree led to higher water levels. Aman decided to visit the village to start a business unit for the processing and marketing of aloe vera into juices, gels and other products. However, on visiting the village, Aman found that the villagers were suffering exploitation at the hands of local merchants who were engaged in unscrupulous exploitative trade practices like hoarding and black marketing of food products and also selling unsafe adulterated products to the villagers. After looking at their plight, instead of a business organization, he decided to set up an organization for the protection and promotion of consumer interest of villagers. State the function that the organization established by Aman will be performing. क्वेश्चन बहुत सिंपल है जो आपसे पूछा गया है, लेकिन केस स्टडी बहुत ही मस्त है। क्या है मैं आपको बताती हूँ। सो ये है राजस्थान का एक विलेज जहां पे एक नई रीत शुरू हुई है। क्या रीत है? क्योंकि राजस्थान में मतलब लड़कियों की पॉपुलेशन इन कंपैरिजन टू लड़के कम है, हरियाणा जैसे ही हालात हैं वहाँ पे। इनिशियली वहाँ पे भी लड़कियों को मार दिया जाता था, इन्फेंट्स को मारा जाता था, वो सब चीज़ें होती थी। तो अब उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या किया है कि जब भी कोई लड़की पैदा होएगी 111 ट्रीज लगाए जाएंगे, 111 ट्री हर लड़की के बर्थ पे लगाए जाएंगे और उन पे टर्माइट्स ना आए, वो ट्रीज खराब ना हो, इसलिए उनकी सराउंडिंग में एलोवेरा के पौधे लगाए जाएंगे। इससे क्या हुआ, पूरी जो एरिया थी ना जहाँ पे पेड़ लग गया, वहां पे वाटर की कैपेसिटी बढ़ गई है, वहां पे वाटर की रिटेंशन पावर बढ़ गई है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये पूरा एरिया बहुत अच्छा हो गया। अब एक है लड़का जिसका नाम है अमन, ये पूरी चीज को दूर से देख रहा है। इसने देखा, इसने बोला वाओ यार ये तो बहुत अच्छा है, एलोवेरा की इतनी प्रोडक्शन 2.5 मिलियन, इससे तो पता नहीं क्या क्या बन सकता है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा के जूसेस, वो पतंजलि के भी मिलते हैं ना वैसे ही, और पता नहीं क्या क्या बन सकता है। तो ही थॉट अबाउट दिस थिंग एंड ही केम टू दैट विलेज टू सी कि मैं यहाँ पे क्या कोई बिजनेस जमा सकता हूँ क्या एलोवेरा की खेती के उस फायदा उठाने के लिए। बहुत मज़े से ये इस विलेज में गया देखने के लिए हर एक चीज़। बट हुआ कुछ ऐसे कि इसने देखा कि वहाँ पे तो जो लेबर थी, जो लोग थे, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था। वहाँ पे कुछ बंदे थे जो मेन होल्डर्स थे, वो लोग बहुत ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे जिनसे कंज्यूमर क्या होते थे, एक्सप्लॉइट होते थे, लोग क्या होते थे, एक्सप्लॉइट होते थे। तो इन भाई साहब, अमन भाई साहब ने बनाई है वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो इन सारे लोगों का भला कर सकें। सो हेयर इट इज रिटन, अमन एक डिग्री होल्डर है जिनने एंटरप्रेन्योरशिप में डिग्री ली है, और ये एक विलेज राजस्थान जहाँ पे 2006 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था कि ट्री लगाएंगे हर बच्ची के बॉर्न होने पे, और उसको बचाने के लिए 2.5 मिलियन एलोवेरा के पेड़ वगैरह लगाएंगे। उसकी इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिजनेस यूनिट वहाँ पे सेट करना चाहते ताकि ये जूसेस, जेल्स और अदर प्रोडक्ट्स बना सके एलोवेरा के।
और नोटिस किया क्या कि यहाँ पे बहुत सारे लोकल मर्चेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं विलेजर्स को। आफ्टर लुकिंग एट द प्लाइट देखते हुए, विलेजर्स का दुख देखते हुए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब अमन ने अपने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में काम करेगी। अब आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू होता है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूं। आपका क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से, स्टेट द फंक्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अमन विल बी परफॉर्मिंग। स्टेट एनी 6 फंक्शंस, हमने 9 पढ़े हुए हैं, पता तो चल ही गया होगा क्या बताना है यहाँ पे आपको। यहाँ आपको बताना है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो 6 पॉइंट्स बताने हैं, कोई भी 6 लिख सकते हैं 9 में से। इस केस स्टडी से अगर कोई लिंक्ड अगर आपको लग रहा है तो वैसा कुछ लिख सकते हो। अब ये तो मेरे ख्याल से मेरे को वेट करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कौन कौन से रोल होते हैं। तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो हैं एजुकेटिंग द विलेजर्स को एजुकेट करना, पब्लिशिंग पेरियोडिकल्स, कंपैरेटिव टेस्टिंग करना ताकि लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। उसके अलावा एनकरेज करना उनको कि अपने लिए प्रोटेस्ट करो, लीगल असिस्टेंस दिलवाना, कंप्लेंट्स उनके बिहाफ पे फाइल करना और इनिशिएटिव लेना ताकि कंज्यूमर कोर्ट्स में हम फाइल कर सकें, मतलब कंज्यूमर्स फाइल कर सके अपने केसेस और फ़ायदा उठा सके। इसके अलावा आपको जो भी लगे वो आप लिख सकते हैं, बट 6 ही पूछी गई है, यहाँ पे भी 7 लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और केस स्टडी खत्म। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट केस स्टडी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये भी थोड़ा सा लेंदी है और इसमें है स्टोरी किसकी, सिराजुद्दीन की। अब ये क्या है पढ़ लेते हैं जल्दी से। इट सेज सिराजुद्दीन परचेज द कार ऑफ ₹15 lakh फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड दैट इट्स एयरबैग्स वर डिफेक्टिव। After many complaints with the company, they went unheard. He filed a case in District Forum. He was not satisfied with the orders of District Forum. Then he appealed before the State Commission, and on being dissatisfied with the orders of State Commission, he appealed before the National Commission. बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है इन्होंने तो भाई। Sirajuddin was not satisfied with the orders of National Commission. Suggests him the highest authority where he could appeal against the decision of National Commission. बहुत सिंपल केस स्टडी है लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली भी है, ठीक है। जब ये ऐसी केस स्टडीज आती है ना तो हम क्या करते हैं, मोह माया में बह जाते हैं और कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। मैं ये आपको हिंट दे रही हूँ, दोबारा बोल रही हूँ, अच्छे से पढ़ना उसके बाद अटेम्प्ट करना। मैं आपको केस स्टडी बता देती हूँ क्या है। केस स्टडी कुछ ऐसे है कि एक इंसान है जिसका नाम है सिराजुद्दीन। अब सिराजुद्दीन भाई साहब ने ली है एक गाड़ी जो कि है कितने की, आई गेस 15 लाख की। 15 लाख की इन भाई साहब ने गाड़ी खरीदी है एक डीलर से, लेकिन निकला गाड़ी में कुछ डिफेक्ट। डीलर के पास गए, बोला भैया गाड़ी तो तुमने बहुत बेकार थमा दी हमें। डीलर बोला भैया हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब तो तुम्हारा माल है वो जो भी है। फिर ये शिकायत लेके पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास कि भैया देखो डीलर से गाड़ी खरीदी थी, बेकार गाड़ी दे दी है, एंड नाउ ही इज नॉट एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो। डिस्ट्रिक्ट फर्म ने अपना एक नतीजा दिया ऑर्डर के फॉर्म में, बट ये भाई सब सेटिस्फाइड ही नहीं हुए। इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं तो ना खुश हूं, मैं तो आगे अपील लेके जाऊंगा। अपील लेके गए, कहाँ गए, स्टेट कमीशन के पास गए। अब स्टेट कमीशन के पास जब ये अपील लेके गए तो उन्होंने भी एक ऑर्डर दिया, ये उससे भी खुश नहीं हुए। तो अब इनको अपील लेके जाना पड़ा कहां पे, नेशनल कमीशन के पास। जब नेशनल कमीशन के पास ये अपील लेके गए, उन्होंने भी एक ऑर्डर दिया, लेकिन उस ऑर्डर से ये खुश नहीं हुए। तो अब ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि अब मैं कहां जाऊं। मैं यहाँ पे भी जा चुका हूँ, यहाँ पे भी जा चुका हूँ, यहाँ पे भी जा चुका हूँ, वहां पे भी जा चुका हूँ, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। दैट्स द क्वेश्चन फॉर यू। देखिए एक बार देख लीजिए, पूरा सिनेरियो है, वहां से वहां से वहां से वहां से वहां, ठीक है। और अब ये दिखा देती हूँ मैं आपको केस स्टडी। पढ़िए, इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर।
बताइए अब कौन सी हाईएस्ट अथॉरिटी है जिनके पास ये जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाते हैं हम, ना खुश होते तो किसके पास जाते हैं? स्टेट कमीशन के पास जाते हैं। उनसे ना खुश होते तो किसके पास जाते हैं? नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। और उनसे ना खुश होते तो हम किसके पास जाते हैं? और क्या हम यहाँ पे उनके पास जाएंगे? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस केस स्टडी इज दिस कि सिराजुद्दीन अब नेशनल कमीशन के बाद कहीं और नहीं जा पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट फोरम के बाद हम जाते हैं स्टेट कमीशन के पास। स्टेट कमीशन से ना खुश होकर हम नेशनल कमीशन के पास जाते हैं। नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं होते हैं तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, लेकिन उसकी होती है कुछ कंडीशंस। सुप्रीम कोर्ट के पास आप ऐसे ही हर एक केस उठा के मुंह उठा के नहीं जा सकते हो। आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो उसकी 2 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी हैं? पहले ये बोलते हैं ओनली दोज मैटर्स व्हिच हैव बीन डायरेक्टली फाइल्ड इन द नेशनल कमीशन। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई कि सिर्फ वही केसेस जा सकते हैं जो कि नेशनल कमीशन में फर्स्ट टाइम गए हों। इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। सेकेंड है where the value of goods and services in the question along with the compensation claimed exceed 1 करोड़, जहां पे केस ही 1 करोड़ के अबव का हो, सिर्फ वही सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अदरवाइज तो हर अगला इंसान ये नहीं करेगा, पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर वहां जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी इतना सारा काम है उनके साथ, और तुम वो कर रहे हो माथा बच्ची। इसलिए 2 कंडीशंस रखी गई हैं। मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये प्रीवियस उसमें नहीं समझाया था, 1 करोड़ वाली सिचुएशन समझाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही केसेस जाएंगे जो 1 करोड़ से ज्यादा के वैल्यू प्लस कॉम्पेंसेशन के होंगे। वैल्यू प्लस कॉम्पेंसेशन के होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही केसेस जाएंगे जो वैल्यू और कॉम्पेंसेशन 1 करोड़ से ज्यादा की होगी। दूसरा क्या था? नेशनल कमीशन में फर्स्ट टाइम केस गया हो। बोले तो ओरिजिनल केस ही नेशनल कमीशन के पास गया हो। यहाँ पे केस पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास गया था, फिर स्टेट कमीशन के पास, फिर नेशनल कमीशन के पास। तो डायरेक्टली केस नेशनल कमीशन के पास नहीं गया था, तो सुप्रीम कोर्ट अब नहीं एंटरटेन करेगा। लेकिन आपका केस इतने बड़े अमाउंट का था कि डायरेक्टली आपने नेशनल कमीशन में लगाया, तो यहां से अगर आप नाखुश होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपका केस एंटरटेन कर लेगा। दैट्स द कंडीशन। पर सिराजुद्दीन की स्टोरी देखिए, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सिराजुद्दीन हर जगह जा चुका है, हर जगह से नाखुश हो चुका है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि भैया मैं कैसे लूँ तुम्हारा केस, तुम ऑलरेडी इतने दर पे जा चुके हो। अगर इतने सारे जजेस तुम्हें बोल चुके हैं कि ऐसा डिसीजन होना चाहिए, तो मैं क्या ही अलग बोल लूंगा तुम्हें। हाँ, कभी 100 में से 1 केस हो जाता है कि बिल्कुल एक्सेप्शनल आपका फैसला आ जाता है, अदरवाइज तो ज्यादातर जजेस एक दूसरे से अग्री करते हैं ना। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब सिराजुद्दीन आगे कहीं नहीं जा पाएगा, क्योंकि ना तो इसकी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इतने अमाउंट के अबव है, और ना ही ये नेशनल कमीशन में अपना केस पहले लेके गया था। ठीक है, चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट केस स्टडी पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, और ये है मनुज के बारे में। So Manuj bought a packet of chips from a local shopkeeper and found that the ingredients given on the label were not legible. He complained about this to the company. The company sent a written apology stating that they will make sure that existing packets are withdrawn from the market and new packets with legible labels are soon made available. State the consumer right which Anuj exercised. Wow, मतलब अनुज का एक छोटा सा स्टेप और कंपनी वाले इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं। हुआ क्या है कि हमारी तरह मनुज जी एक इंसान है जो कि चिप्स खाते हैं। अब इन्होंने एक चिप्स का पैकेट खरीदा है, ठीक है, इन्होंने एक चिप्स का पैकेट खरीदा है और उस चिप्स के पैकेट के लेबल पे
जो इंग्रेडिएंट्स की डिटेल रहती है ना कि इसमें सोडा डाला है, इसमें ये डाला है, वो डाला है, नमक मिर्ची दिस एंड दैट, वो पढ़ा नहीं जा रहा है। मतलब चिप्स का पैकेट तो बिल्कुल सही है, लेकिन पीछे जो लेबल है जिसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं वो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, रीड नहीं कर पा रहे, या तो मिस प्रिंटिंग है या इधर उधर हो रहा है या फिर एक के ऊपर एक छपा हुआ है, तो नहीं समझ में आ रहा। तो ये चीज़ जब इन्होंने देखी तो इन्होंने कंपनी में कंप्लेंट की कि भैया देखिए ऐसे ऐसे तुम्हारे लेबल खराब है। कंपनी ने ना सिर्फ इनको एक रिटन में अपॉलजी भेजी कि सॉरी हमसे गलती हो गई है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं था लोगों को वो करने का, और आपने क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ डायरेक्ट किया है तो हम क्या करेंगे, मार्केट से सारे पैकेट वापस बुलवा लेंगे एंड उसे सही करके फिर वापस मतलब मार्केट में भेजेंगे सही वाले। अब आपको यहाँ पे बताना है जो मनोज भाई साहब है, जो इतने इंटेलिजेंट इतने बढ़िया है, इन्होंने कौन से वाले अपने कंज्यूमर राइट का एक्सरसाइज किया है। देखिए यहाँ पे चाहिए तो आप पढ़िए इसे आराम से, क्या लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। कौन से वाला कंज्यूमर राइट मनोज ने एक्सरसाइज किया है, ये यू हैव टू टेल। And the correct answer is right to herd has been exercised by Manoj. जब भी आपके साथ कुछ होता है या आपको कुछ बोलना होता है या किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपकी कोई कंप्लेंट होती है तो आपके पास बीइंग कंज्यूमर ये राइट है कि आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। मनोज ने एग्जैक्टली सेम किया है। उसने अपने राइट का एक्सरसाइज करते हुए सामने वाली कंपनी को बताया कि तुम्हारी ये चीज़ गलत है। सामने वाले ने सुना भी, तो मतलब इसका राइट कंप्लीट हुआ। सो दिस इज द राइट विच ही हैज़ क्लेम्ड और एक्सरसाइज। अब आपको अगर नहीं पता है ये कौन सा राइट है और इसके अलावा और कितने राइट्स हैं और आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है मेरी, तो जाके फटाफट देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल केस स्टडी था ये वाला। तो अब आया है हमारा 10th नंबर वाला केस स्टडी और ये मेरी मम्मी के नाम पे है, दैट इज सुमन। ओके, इट सेज सुमन बॉट अ बॉक्स ऑफ चीज ऑफ अ reputed brand from a local shopkeeper. On opening the box, she found a piece of stone in the cheese. She reported the matter to the shopkeeper, who forwarded her complaint to the concerned company. Within a week, the representative of the company visited Suman's residence with an apology and a replacement, offered her a new cheese pack with 4 other varieties of cheese as compensation for the inconvenience to her. State the consumer right with Suman exercise. Wow, ये मैंने देखा है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है कि हमारा कंज्यूमर हमसे खोए नहीं, ये कंपनी की स्ट्रैटेजी होती है। जब भी कंपनी को अपने किसी भी प्रोडक्ट में कुछ गलत मिल जाता है, जो कंज्यूमर नोटिस कर लेता है और वो उसको कंप्लेंट डालता है उस चीज़ के रिगार्डिंग, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, थोड़ा सा लालच देने की कोशिश करते हैं, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा दे आते हैं सामने वाले इंसान को ताकि वो कंपनी की बुराई ना करे। अब बताइए, एक चीज़ पैकेट के चलते हुए 4 अलग वैरायटी मिल गई। अब क्या कभी ये सुमन जो इस केस स्टडी में यूज है नाम, वो कभी भी कंप्लेंट करेगी, कभी भी बुराई करेगी उस पर्टिकुलर ब्रांड की? कभी नहीं करेगी। है क्या, मैं बता देती हूँ। ये केस स्टडी बहुत ही सिंपल है। ये बोल रही है कि सुमन नाम की एक लड़की है जिसने एक बॉक्स खरीदा है चीज का, रिप्यूटेड ब्रांड का, ठीक है। कहाँ से? लोकल शॉपकीपर से। जब उसने खोला वो पर्टिकुलर बॉक्स चीज वाला, तो उसे उसमें से स्टोन मिला है, पीस ऑफ स्टोन मिला है। उसने ये मैटर को शॉपकीपर को रिपोर्ट किया और कंप्लेंट फाइल करी। शॉपकीपर ने उसकी कंप्लेंट को कंसर्न मतलब जो भी पर्टिकुलर रेप्यूटेड ब्रांड था उस तक वो पर्टिकुलर कंप्लेंट पहुंचाई कि देखो हमारा कस्टमर तो हमारे यहाँ से वो लेके गया था सामान और तुम्हारे वाले प्रोडक्ट में ऐसा ऐसा स्टोन मिला है, ऐसे हमारा भी नाम खराब होता है, गलत चीज़ें मत भेजा करो। तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सुमन के घर पे भेजा। ना सिर्फ उसने सॉरी बोला, अपॉलजी दी, बल्कि उसके साथ नया चीज पैक भी दिया और 4 अलग वैरायटी के चीज बैग्स कॉम्पेंसेशन के तौर पे दे दिए। अब आपको बताना है कि सुमन जी ने अपना कौन से वाला कंज्यूमर राइट एक्सरसाइज किया है। मेरी मॉम को भी चीज़ बहुत पसंद है, अभी उनको मैं मैगी खिला के आ रही हूँ चीज़ वाली। सो यस,
ये किसी के भी साथ हो सकता है। बहुत बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद के आते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं जो उसमें नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सिनारियो में आप कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर कंपनी को अपने गुडविल की पड़ी है तो वो आपसे अपॉलॉजी ज़रूर मांगेगी। बताइए कौन से वाला कंज्यूमर राइट वायलेट एक्सरसाइज किया है सुमन ने? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, पॉज करके रीड करना है कर लो। And the answer is right to seek redressal has been exercised by सुमन। सुमन जी ने अपने इस राइट को कि हाँ अगर हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम उस चीज़ के कंप्लेंट भी फाइल करें और उसके अगेंस्ट जस्टिस भी प्राप्त करें। यहाँ पे कॉम्पनसेशन में उनको मिल गई 4 अलग वैरायटी, सो यहाँ पे उनका कहीं ना कहीं क्या हो गया, ग्रीवेंस भी रिड्रेस हो गया, एट द सेम टाइम उनको उस पर्टिकुलर चीज़ का कॉम्पनसेशन भी मिल गया। So this is the right which they have exercised, मतलब which Suman has exercised। अच्छा one more thing, जितने भी केस स्टडीज देखे मैक्सिमम मैंने देखे कंज्यूमर राइट से ही पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स ये एक हॉट टॉपिक है केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट हमारा केस स्टडी थोड़ा सा लंबा लग रहा है मुझे। ओके सो इट्स 11th नंबर का केस स्टडी, और ये है मनवेंद्र नाम के किसी इंसान के बारे में। इट सेज Manvendra always went to a specific shop to buy all consumable and non-consumable goods. In this shop, a variety of goods of different brands were displayed nicely, and the salesperson available also gave good sales presentation if required. But this shop was quite far off from his residence. His friend Anant always wondered why Manendra waste so much of time in going to that particular shop, whereas they have many other big brand shops situated near their residence having consumable and non-consumable goods. Anand asked Manvendra the reason of going to that particular shop. Manvendra told him he was exercising one of his rights which he could not exercise in nearby big brand shops. State the consumer's right which Manvendra had exercised. ये थोड़ा आया है काम का बढ़िया वाला केस स्टडी। बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर? हाँ जी बोलिए। ओ मैंने हिंदी इंटरप्रिटेशन नहीं बताया, कोई बात नहीं अब बता देती हूँ। सो मनवेंद्र नाम का एक लड़का है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक शॉप पे ही जाता है अपने सारे कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल गुड्स खरीदने के लिए। A variety of products of different brands were displayed nicely, and the salesperson available always also gave some good representation. So वहाँ पे जो salesperson है जिस particular brand shop पे जाता है वो हमेशा इनको अच्छे से presentation देता है हर गुड के बारे में, हर सामान के बारे में। बट ये जो शॉप है ये इसके घर से बहुत दूर है। पहले तो नाम ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। लेट्स कॉल हिम मनु। सो मनु एक लड़का है। मनु एक पर्टिकुलर शॉप पे जाता है सारी चीजें खरीदने के लिए, जो कि शॉप इसके घर से बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, बट स्टिल वहीं जाता है। एक दिन उसका फ्रेंड है आनंद, उसने उसको जाते हुए देखा और उससे पूछा यार अपने घर के पास इतने सारी शॉप्स है, तू क्यों हमेशा इतनी दूर जाता है? मनु ने बोला कि भैया मैं ना इस पर्टिकुलर शॉप पे अपने एक राइट को एक्सरसाइज कर पाता जो दूसरी किसी शॉप पे नहीं कर पाता। अब आपको बताना है कि मनु वो कौन सा राइट है जिसके बारे में बात कर रहा है, जो वो इस इस पर्टिकुलर शॉप पे इस्तेमाल कर पाता है और कहीं और नहीं इस्तेमाल कर पाता है। ठीक है, जल्दी से वो राइट के बारे में आपको बताना है। अब इतना मैंने आपको बता दिया है हिंदी इंटरप्रिटेशन में। बढ़िया क्वेश्चन है ये, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अब आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, बताइए। The right answer is right to choose has been exercised by मनवेंद्र। मेरी इच्छा, मैं क्या सेलेक्ट करना चाहता हूं, ये पर्टिकुलर राइट है जो वो एक्सरसाइज कर पाता है वहाँ पर्टिकुलर शॉप पे। दैट्स द रीज़न वाई ही सेड कि मैं वहाँ जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस पर्टिकुलर शॉप। ओके चलिए, थोड़ा इनकम्प्लीट सा लगा मुझे ये केस स्टडी, कुछ और लाइंस इसमें हो सकती थी,
एनीवेज कोई बात नहीं, चलते हैं हम हमारे 12th केस स्टडी पे, और ये है ऑन सोनिका's birthday her mother gave her a pair of gold earrings. After 1 month, Sonika observed that the earrings were losing their shine. She checked the mark on the earrings and found that it was not proper hallmark and her mother had been cheated by the shopkeeper. So she filed a complaint in district forum which rejected it. Not satisfied by the decision of the district forum, she was very much disturbed and after 2 months she decided to appeal further. Can Sonika appeal against the decision of district forum? Give reason in support of your answer. चलिए, बढ़िया सा केस स्टडी है ये भी, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सोनिका एक लड़की है जिसके जन्मदिन पे उसकी मम्मी ने उसको इयररिंग्स दिए हैं गोल्ड के, बट जब सोनिका ने उन इयररिंग्स को 1 मंथ तक लगातार पहने रखा तो उसकी शाइन चली गई। ऐसा कई बार होता है, हम जब नया कुछ खरीद के लाते हैं, फर्स्ट से व्हेन आई बॉट दिस रिंग, ये एक्स्ट्रा शाइन कर रही थी, एक्स्ट्रा शाइन, लेकिन जब मैं इसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में पहनने लगी तो वो अब उतना शाइन नहीं करती है। बट यहाँ पे दिक्कत अलग है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बिल्कुल शाइन चली गई है, मतलब बिल्कुल डल पड़ गया है। सोनिका ने उस पर हॉलमार्क चेक किया, गोल्ड ज्वेलरी पे मैंने बताया था हॉलमार्क का साइन होता है, तो हॉलमार्क चेक किया बट उसे वो पर्टिकुलर मार्क मिला ही नहीं। तो उसे समझ में आया कि उसकी मम्मी को तो पागल बना दिया है उस पर्टिकुलर ज्वेलर ने जहाँ से वो खरीद के लाई है। तो इसने फाइल किया कंप्लेंट कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नाउ शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड और 2 महीने बाद इसने स्टेट कमीशन में अपील फाइल करने के बारे में सोची है। नाउ यू हैव टू टेल, क्या सोनिका अपील फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन के अगेंस्ट? इफ यस तो क्यों, इफ नो देन क्यों नहीं। दूर में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके रीड कीजिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। 3 और केस स्टडीज हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, टोटल 15 केस स्टडीज हैं। And the answer of this case study is no, Sonika will not be able to file further in the state commission. This is because already 2 महीने हो चुके हैं और कोई सॉलिड रीजन भी नहीं है कि 2 महीने के अंदर अंदर अपील लेके नहीं गई। क्यों नहीं गई? अपील का टाइम क्या होता है? 30 दिन। अगर आपको 30 दिन के बियॉन्ड जाना है तो मैंने आपको बताया था आपके पास स्पेशल ग्राउंड्स होने चाहिए। दो दिस थिंग इज नॉट रिटन इन योर बुक, क्योंकि आपके बुक में बिल्कुल इतना सा एक्ट दिया हुआ है जबकि ये एक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, 30 दिन के बाद कोई इंसान जा सकता है, लेकिन उसके पास बहुत सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। मम्मी पापा बीमार थे, हॉस्पिटल में था, कोई ऐसा इंसान जो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट था, या फिर कुछ ऐसा था या ऐसा था, या मैं जेल था, ये था वो था, कुछ भी ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसके कारण आपका समझ में आए कि आप नहीं आ पाए। लेकिन 2 महीने तक मेरा मन नहीं गया, मैं लेजी हो रहा था, कोर्ट का टाइम सुबह होता है, मेरी नींद नहीं खुलती थी सुबह, ये रीजंस नहीं होते। तो 2 महीने तक सोनिका क्यों नहीं गई कोर्ट के पास? दैट्स द थिंग कि अब उसकी अपील को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और अब वो अपील फाइल नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो अब सोनिका आगे अपील फाइल नहीं कर पाएगी क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। एंड इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे, और ये है हिमांशु के बारे में। It says Himanshu purchased a new car from Galaxy Motors for rupees 25 lakh. He was offered free insurance for the first year and 3 free servicing to be availed after the car had covered 5,000 kilometers, 10,000 kilometers and 15,000 kilometers respectively. When Himanshu took the car for the first free servicing, he was told that the car was not new and first service has already been availed on this car. He felt cheated and filed a complaint in the State Commission. Being not satisfied with the decision of State Commission, after 2 months, he decided to file an appeal against it. Can Himanshu appeal against the decision of State Commission? State reason in support of your answer. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन केस स्टडी बढ़िया लग रहा है, एक बार मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक लड़का है हिमांशु जिसने नई गाड़ी खरीदी है गैलेक्सी मोटर्स से
कितने रुपए की? 25 लाख रुपए की। ओ बहुत बड़ी वाली पजेरो खरीद लिए क्या? नहीं, पजेरो इज ऑफ 40 लाख रुपीज आई गेट। 25 लाख की कौन सी गाड़ी आती है? ज्यादातर मैंने 17-18 लाख वाली सुनी हुई है। एनीवेज, आपको पता हो तो मुझे बताना। He was offered free insurance for the first year. फर्स्ट ईयर में उसे फ्री इंश्योरेंस मिला एंड बोला गया कि 3 सर्विसेज आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी एंड वो आप ले सकते हैं 5,000 किलोमीटर चलने पे, 10,000 किलोमीटर चलने पे और 15,000 किलोमीटर चलने पे। When हिमांशु took the car for the first servicing, जब हिमांशु फर्स्ट सर्विसिंग के लिए गाड़ी को लेके गया, उन्हें बताया गया कि ये गाड़ी तो नई है ही नहीं और इसकी फर्स्ट सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है। वाओ, उल्लू बना दिया गया है हिमांशु को। He felt cheated and filed a complaint in the state commission. उनको ऐसा cheated फील हुआ और उनने कंप्लेंट फाइल करी स्टेट कमीशन के पास। अब सेटिस्फाइड नहीं होने के बाद 2 महीने बाद ये अपील फाइल करना चाह रहे हैं। क्या हिमांशु अपील फाइल कर सकते हैं स्टेट कमीशन के अगेंस्ट, मतलब उनके फैसले के अगेंस्ट? और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, रीजन देना है आपको, ठीक है। तो दिस इज द केस स्टडी। देखिए, पढ़िए आराम से, पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़िए और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी आपको। तब तक आप आंसर सोचिए क्या हो सकता है। And the correct answer of this question is no, Himanshu will not be able to appeal against the decision of state commission in the national commission because already 2 महीने हो चुके हैं पिछले केस की तरह और यहाँ पे सिर्फ 30 दिन का ही समय मिलता है। पिछले और इस केस स्टडी में डिफरेंस क्या था? वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फोरम से केस स्टेट कमीशन के पास आ रहा था, यहाँ पे स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन के पास आ रहा था। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही सिनेरियो में 30 दिन का टाइम होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों केस स्टडी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मानिए आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट केस स्टडी पे। बहुत ही छोटू सी ये केस स्टडी है और ये है पलक नाम की लड़की के बारे में और पलक मेरी कजन भी है। सो पलक वेंट टू अ शॉपकीपर टू बाय अ हेयर ऑयल। हाँ, वो भी अपने बालों की बड़ी वो करती है, लंबे लंबे बाल है उसके। The shopkeeper forced her to buy a particular brand of hair oil out of various available brands irrespective of willingness of Palak. Which right of Palak as a consumer has been violated? Name and explain the right. ऐसी है वो भी खरीद के आ जाए कुछ भी, जो भी शॉपकीपर बोले। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, पलक एक लड़की है जिसको अपने बालों से बड़ा ज़्यादा प्रेम है और वो हेयर ऑयल खरीदने के लिए किसी शॉप पे गई है। वहाँ पे वही होता है ना, कुछ ऐसे ज़बरदस्ती वाले दुकानदार, नहीं नहीं मैडम यही लेके जाओ, यही लेके जाओ, ये लेके जाओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं ये अच्छा है, सबसे अच्छा है। आपका मन कुछ और भी लेने का होगा, 10 बार ऐसे बोलेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, तो मेरे साथ ऐसा होता है, मेरा लेने का कुछ और मन है लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे कुछ और टिकाना चाह रहा है क्योंकि शायद उसमें मार्जिन उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो मेरी मॉम क्या बोलती, चल ले ले, कोई बात नहीं, यही ले ले, ये ले। मैं कभी ऐसा नहीं लेती, भाई मुझे वो चाहिए तो मुझे वही चाहिए ना, मैं क्यों तुम्हारे बारे में सोचूं। मैं तुमसे परचेज तो कर रही हूँ ना कहीं तुम्हें प्रॉफिट तो मिल रहा है। अब तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में मेरे को मैं मेरा आंसर बोलने वाली थी इसका, मेरे को मेरे जो भी पर्टिकुलर राइट है उससे तुम दूर कर रहे हो, दैट्स तो नॉट डन ना। तो मैं कभी ऐसा नहीं करती, मुझे जो चाहिए होता है मैं वही लेके आती हूँ, चाहे वो दुकानदार का मुँह ही क्यों ना बन जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, पलक हेयर ऑयल लेने गई, उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड का चाहिए था लेकिन दुकानदार उसे ज़बरदस्ती दूसरे ब्रांड का टरकाया जा रहा। तो यहाँ पे वो अपनी मर्जी नहीं चला पाई और ज़बरदस्ती उसे वो लेना पड़ा जो कि दुकानदार ने उसे ज़बरदस्ती टिका दिया। अब आप यहाँ पे बताइए उसके कौन से राइट का वायलेशन हुआ है। आपको नेम और एक्सप्लेन दोनों ही करना है। जब आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा ना तभी एक चीज़ काम आएगी कि भैया सिर्फ नाम लिख के मत आ जाना, अगर आगे लिखा हुआ एक्सप्लेन करना है तो दोनों पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा राइट वो हुआ है बताइए, कौन सा राइट? द राइट टू चूज, मतलब मेरी मर्जी है मुझे क्या लेना है, लेकिन यहाँ पे पलक की मर्जी चल ही नहीं पा रही, दुकानदार ने जबरदस्ती उसको कुछ दे दिया है। तो राइट टू चूज का वायलेट हो रहा है और वो फोर्स कर, मतलब शॉपकीपर ने फोर्स करके उसको जबरदस्ती कुछ भी दे दिया, बाकी वही सब चीजें लिखी हुई है। और राइट टू चूज क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, Now this is the last case study जो आज हम पढ़ने वाले हैं, that is the 15th one। ये है हर्ष asked for a bottle of mineral water from a shopkeeper।
The maximum retail price printed on bottle was 12 only, whereas the shopkeeper was charging rupees 35. Like seriously, in spite of many arguments, the shopkeeper was not ready to sell the bottle for less than 35 rupees. Harsh was in need of it and had no option except to buy. यही चीज होती है, यही मैंने आपको बताया था ना, रेलवे स्टेशन पे वो हमें जबरदस्ती कोई भी सामान महंगा दे देते हैं और उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो हमें लेना पड़ता है वो सामान. As an aware consumer, name and explain the right which Harsh can exercise. यहाँ क्या हुआ, हर्ष भाई साहब हैं जो कि मिनरल वाटर खरीदना चाह रहे हैं एक शॉपकीपर से जिसके ऊपर MRP प्रिंटेड है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ है कि 12 रुपए की ये बॉटल है, लेकिन ये शॉपकीपर तो बड़ा चालू है, मतलब 12 रुपए की चीज 35 रुपीज में दे रहा है, डबल का भी ट्रिपल करके. अरे वाह, ये तो सारा पैसा यहीं से कमा लेगा. मतलब ऐसा मानो 36 3 गुना प्राइस चार्ज कर रहा है. लाइक सीरियसली, 12 की बोतल 15 में बिकती हुई देखी थी, इतनी महंगी नहीं दिखी थी. पर शॉपकीपर से आर्ग्यूमेंट करने के बाद भी शॉपकीपर कम रेट में मानने के लिए तैयार नहीं है. वो बोल रहा है 35 की बेचूंगा तो 35 की बेचूंगा, 1 रुपया कम नहीं, 1 रुपया ज़्यादा नहीं. तो उस टाइम पे हर्ष को ज़रूरत थी और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उसे ज़बरदस्ती खरीदना पड़ा. नाउ यू हैव टू टेल कि एज एन अवेयर कंज्यूमर आपको नेम और एक्सप्लेन करना है कौन सा राइट हर्ष एक्सरसाइज कर सकता है यहाँ पे अपना. पढ़िए इस केस स्टडी को, मैं साइड हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये आपके इस चैप्टर का लास्ट केस स्टडी है. इसके बाद क्या होगा बताती हूँ अभी थोड़ी देर से क्या होगा. जल्दी से पहले आंसर बताइए इसका. एंड द आंसर ऑफ दिस केस स्टडीज, as an aware consumer customer, हर्ष can exercise right to be heard. वो अपनी कंप्लेंट लेके जा सकता है, अपनी बात बोल सकता है. This is the right which the law has provided him. And with this हमारी 15 केस स्टडीज खत्म होती हैं. एंड इसके बाद हम देखेंगे MCQ इस चैप्टर के. थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा सारे नहीं है, तो वो हम देखेंगे अगली वाली वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और वो लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की और उसके बाद हम शुरू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th. आई होप मैंने जितना सिलेबस की वीडियोस बना दी हैं आप वो सारी देख चुके हैं. नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आके देख लीजिए, उसमें बिल्कुल भी वो मत कीजिएगा. बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए हर चैप्टर के माइंड मैप्स लाने वाली हूँ जिसमें हर चैप्टर को क्रिस्प में, मतलब बिल्कुल 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर दूंगी. सो वेट फॉर दैट ऑल्सो. कोई भी डाउट है किसी भी केस स्टडी में, डाउट सेक्शन में लिख दो, मतलब कमेंट सेक्शन में लिख दो. नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो लिंक है गेट नोट्स फ्रॉम हियर, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको कुछ भी किसी भी वे में कम्युनिकेट करना है, कुछ भी बोलना है, वो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. अच्छी अच्छी बातें ही लिखा करो, बेकार बातें मत लिखा करो, ठीक है. चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.